तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं पैकिंग ऑफ सॉलिड्स इन 3 डायमेंशंस। पर 3 डायमेंशंस को समझने से पहले हमें 1 डायमेंशन, देन 2 डायमेंशन, उसके बाद 3 डायमेंशन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैकिंग ऑफ सॉलिड्स इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में बच्चों सिर्फ एक ही तरीका है सॉलिड्स को अरेंज करने का, वो है एक ही साथ एक ही लाइन में एक के बाद एक आप पार्टिकल को अरेंज करते जाइए। और इस अरेंजमेंट में आप देखेंगे कि एक पार्टिकल जो है वो सिर्फ दो पार्टिकल्स, दो स्फीयर्स के ही कांटेक्ट में होगा। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 2। ठीक है, एक पार्टिकल सिर्फ दो ही स्फीयर्स के कांटेक्ट के अंदर होता है। अगर हम लोग बात करें 2 डायमेंशन के अंदर पैकिंग की, तो पार्टिकल्स या स्फीयर्स की जो पैकिंग है 2 डायमेंशन में वो दो तरीकों से हो सकती है। आपको 2 डायमेंशन के लिए एक के बाद एक, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है उसे अरेंज करना पड़ेगा 2 डायमेंशन के लिए। सबसे पहला जो टाइप है इसके अंदर वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सबसे पहले आप एक लेयर जो है स्फीयर्स की, पार्टिकल्स की, उसे आप अरेंज कर दीजिए। अब बच्चों जो दूसरी लेयर है उसके स्फीयर्स आपको पहली लेयर के स्फीयर्स के ही ऊपर रखने हैं। ऐसे ही तीसरी लेयर के स्फीयर्स जो हैं वो दूसरी लेयर के स्फीयर के ऊपर, चौथी लेयर के स्फीयर्स जो हैं वो तीसरी लेयर के स्फीयर्स के ऊपर होंगे। और अगर आप यहाँ किसी भी पार्टिकल को देखें तो एक पार्टिकल जो है वो 4 पार्टिकल्स के टच में होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बच्चों वो हो जाएगा आपका 4। और अगर आप सभी इनको देखें, सब चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को जोड़ दें, ज्वाइन कर दें, तो आपको मिल जाएगा एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक स्क्वायर जो है वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लेयर्स एक के ऊपर एक रखी गई हैं, तो इन्हें बोलते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, दूसरा जो टाइप है अपने पास में वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें आपने एक बार पहली लेयर जमा दी तो अब दूसरी लेयर के पार्टिकल जो हैं बच्चों वो पहली लेयर के डिप्रेशन के अंदर रखे जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने जस्ट पहली लेयर के ऊपर नहीं रखा, उसके डिप्रेशन में रखा। पहली लेयर को अगर आपने कहा है ए लेयर, तो दूसरी लेयर बच्चों है बी लेयर। क्यों? क्योंकि ये पहली से अलग है, आपने इसे जस्ट पहली के ऊपर नहीं रखा है। जब आप तीसरी लेयर रखेंगे तब वो लेयर बी दूसरी लेयर के डिप्रेशन में आएगी। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली और तीसरी लेयर के पार्टिकल्स एक ही अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप किसी भी एक पार्टिकल को देखें तो वो 6 अलग अलग स्फीयर्स के टच में है, इस वजह से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है आपका 6। और अगर आप इन सभी 6 के 6 स्फीयर्स को जोड़ दें तो हमारे पास में जो पैकिंग आएगी वो एक हेक्सागन के जैसी आएगी। इसे ए बी टाइप पैकिंग भी अपन कह सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हर पहली और तीसरी लेयर का अलाइनमेंट सेम है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वो हेक्सागोनल से एकदम अलग है। स्क्वायर के अंदर एक लेयर के ही ऊपर दूसरी लेयर थी, अलाइनमेंट दोनों लेयर्स का सेम था। ठीक है, जबकि आप यहाँ देखेंगे कि हेक्सागोनल में ऐसा नहीं है। इसके अलावा बच्चों डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हेक्सागोनल के अंदर खाली जगह है वो कम है, जबकि आपका जो स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग है उसके अंदर खाली जगह है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा कॉम्पैक्टली हम लोग पैक कर सकते हैं हेक्सागोनल में। इस एम्प्टी साइड को हम लोग बोलते हैं वॉइड। खाली जगह जो है उसे हम लोग बोलते हैं वॉइड। और जितनी ज़्यादा खाली जगह होगी पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड की उतनी ही कम होगी। इस वजह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के मुकाबले। तो इस वजह से जब हम लोग 3D पैकिंग की बात करेंगे इसके बाद में, तब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल दोनों को देखेंगे। पर आप देखिएगा अंतर दोनों में किस तरीके से आपके सामने आता है। तो चलिए 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की हम लोग बात करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले पहली लेयर जो है उसे जमाएंगे। अब पहली लेयर भी आपके पास में या तो हो सकती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अगर हमने पहला एग्जांपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का लिया, हमने पहली लेयर जमाई जो कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड थी, इसके ऊपर
अब हम लोग दूसरी लेयर जमा रहे हैं बच्चों। दूसरी लेयर आप देख रहे हैं ऐसे रखी गई है कि पहली लेयर और दूसरी लेयर के स्फीयर्स जस्ट एक दूसरे के अबव हैं, दोनों का अलाइनमेंट सेम है। पहली लेयर अगर ए है तो दूसरी लेयर भी क्या होगी, आपकी ए ही होगी। यहां पर तीसरी, चौथी, पांचवी सारी की सारी लेयर सेम अलाइनमेंट शो करती है। अगर बच्चों आप यहाँ पर पार्टिकल्स को पकड़ें, यहाँ पर एक पार्टिकल को पकड़ें, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टोटल आपके 6 स्फीयर्स के टच में होता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ जाता है 6। किसी भी एक पार्टिकल को देखें तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसे शो करेगा। अब अगर आप देख रहे हैं कि पहली लेयर ए है, दूसरी ए है, तीसरी ए है और चौथी भी क्या है, ए, तो अलाइनमेंट सबका सेम है। इस वजह से इस टाइप की 3D पैकिंग को हम लोग ए टाइप अरेंजमेंट भी कहते हैं। आप यहाँ पर अगर एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को निकालने की कोशिश करें इस पैकिंग में से, तो बच्चों वो निकल करके आता है एक सिंपल क्यूबिक लैटिस, जिसे आप पीसीसी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कह सकते हैं, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमने ड्राइव कर ली थी लास्ट क्लास में, है ना, सबसे कम इसी की आती है। अब बात करते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। अगर आपने बेस जो पहली लेयर है हेक्सागोनल पैकिंग के फॉर्म में लिया है, तो जब हेक्सागोनल पैकिंग आपने ली है, अब बच्चों उसके ऊपर हम लोग दूसरी लेयर रखेंगे। अब ये जो आपने दूसरी लेयर रखी है, ये ऐसे आपको रखनी है कि पहली लेयर में जो एम्प्टी स्पेसेस, जो वर्ड्स हैं, दूसरी लेयर उन्हीं के ऊपर आए। तो आपको फर्स्ट लेयर के अंदर बच्चों खाली जगह दिखाई दे रहे होंगे, देखिए वर्ड्स जिन्हें हम लोगों ने वर्ड्स कहा था, यहाँ वर्ड फर्स्ट लेयर के अंदर जनरेट हुए हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरी लेयर के पार्टिकल्स को रखना है। दूसरी लेयर के पार्टिकल्स को आप ऐसे रखेंगे कि वो पहली लेयर जो है उसके सारे के सारे वर्ड्स को कवर करने की कोशिश करे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपका सेकंड लेयर जो है वो एक टाइप के वर्ड्स को तो कवर कर लेगी, पर दूसरे वर्ड्स अभी भी अनकवर्ड रहेंगे। जैसे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आधे वर्ड्स तो कवर हो गए और आधे वर्ड्स जो हैं वो अभी भी आपके अनकवर्ड रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो टाइप के वर्ड्स जो हैं वो आपके सामने क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, ये दो टाइप जो हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वर्ड जो अभी कवर हो गया था सेकंड लेयर रखने पर, और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो सेकंड लेयर के रखने के बाद भी कवर नहीं हो पाया था। अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड की बात करें तो इसका बच्चों वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल मैनर में इस तरीके से पार्टिकल रखा गया था कि जो इन चारों पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस वर्ड है वो टेट्राहेड्रल मैनर में 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है। इस वजह से इसे टेट्राहेड्रल वर्ड कहा गया है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रखा गया है क्या, 4। आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली टेट्राहेड्रल बन रहा है। दूसरा जो आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड है बच्चों, वो आपने देखा कि जब आपने दूसरी लेयर रख दी थी तो वो अभी भी अनकवर्ड ही था। यहां पर वो 6 स्फीयर्स के टच में आ रहा है। ये वर्ड जो है बच्चों 6 स्फीयर्स के टच में आ रहा है। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है यहाँ पर 6। और अगर आप सारे 6 स्फीयर्स के सेंटर्स को जोड़ दें तो आपके सामने बन जाएगा एक ऑक्टाहेड्रॉन। इस वजह से इस वर्ड को नाम दिया गया है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो टेट्राहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल का क्या हो जाता है 6। अगर एक क्रिस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स, तो बच्चों इतने ही आपके पाए जाते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर जितने आपके एक क्रिस्टल में स्फीयर्स आते हैं उतने ही होंगे, और आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर इसका जस्ट डबल हो जाता है 2n। तो अगर पीसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 थे तो आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड 1 होंगे, जबकि टेट्राहेड्रल वर्ड जो है उनका नंबर कितना हो जाएगा 2। अब बच्चों हम लोगों ने सेकंड लेयर तो प्लेस कर दी, अब हम लोग थर्ड लेयर जो है उसे प्लेस करने जा रहे हैं।
तीसरे लेयर में भी बच्चों दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास में आती हैं। एक बार तो आप टेट्राहेड्रल वर्ड जो है उसे कवर कर दें, और दूसरी बार आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है उसे कवर कर दें। भाई टेट्राहेड्रल वर्ड सेकंड लेयर में भी तो जनरेट होंगे, तो आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर आपने रख दी है बच्चों। आपने टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हुए पार्टिकल्स को अरेंज करना शुरू किया। आप देख सकते हैं आपने टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करना शुरू किया, और कवर करने के बाद में आप देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है साफ कि पहली और तीसरी लेयर के पार्टिकल सेम अलाइनमेंट शो कर रहे हैं। तो अगर पहली लेयर है ए, दूसरी होगी बी, पर तीसरी लेयर जो है बच्चों वो फिर से क्या हो जाएगी ए, क्योंकि अलाइनमेंट दोनों का सेम है, पहली और तीसरी का। इस वजह से इस टाइप की पैकिंग को हम लोग कह सकते हैं क्या, ए बी टाइप पैकिंग। इस टाइप की पैकिंग को हम लोग कह सकते हैं ए बी टाइप पैकिंग। और इसका एक और नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसके अंदर हर एक स्फीयर जो है वो 12 दूसरे स्फीयर से जुड़ा हुआ है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास में हो जाता है क्या बच्चों, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है अपने पास में 12। अब आप देखिए अगर आप तीसरी लेयर को ऐसे अरेंज करते हैं कि आप टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करें। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को बच्चों अगर आप कवर करेंगे तो कवर करने पर आप देख सकते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी तीनों लेयर्स का अलाइनमेंट सेम है। तीनों में से कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब पहली लेयर अगर ए है, दूसरी लेयर बी और तीसरी लेयर क्या कहलाएगी, आपकी सी कहलाएगी। तीनों का अलाइनमेंट डिफरेंट है, तो इस वजह से इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कह देंगे ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और यहाँ पर इसी क्लोज पैकिंग को ए बी सी टाइप तो कहते ही हैं। इसके अलावा हम लोग इसे सीसीपी जिसकी फुल फॉर्म अपने पास में हो जाती है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कह सकते हैं, या इसे ही बच्चों कहा जाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। FCC में हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ भी 12 आने वाला है। और FCC में देख सकते हैं आप, पहले बच्चों डायग्राम में देख लीजिए कि हर एक स्फीयर जो है वो 12 स्फीयर्स के टच में आ रहा है। इस वजह से यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है आपके पास में 12, पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो आते हैं एक क्रिस्टल में वो आते हैं 4, जबकि HCP के अंदर आएंगे 6। स्टूडेंट्स ये रहा अपने DPP का पहला क्वेश्चन। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड array of oxide in which 2 out of every 3 octahedral voids occupied by ferric ions. Derive the formula for ferric oxide if the oxide ions are occupying every lattice point. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो फेरिक ऑक्साइड है मतलब आयरन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, इसके अंदर जो आपका आयरन का जो आयन जो है बच्चों वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2/3 शेयर कर रहा है, और जबकि जहां जहां पर लेटिस पॉइंट है वहां वहां पर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो अगर आपके 3D पैकिंग को आपको तैयार करना हो तो पहले हमें 1D और 2D के अंदर पैकिंग को समझना पड़ता है। बच्चों इनमें 3D क्लोज पैकिंग में आपसे कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछने वाले आपसे बोर्ड में। सिर्फ 3D क्लोज पैकिंग आपको ये समझाने के लिए है कि ये जो आपके क्रिस्टल्स हैं ये कैसे बने, और इन क्रिस्टल्स के अंदर कैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉइड्स, टाइप ऑफ वॉइड जो आपने देखी बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन जो आशा रखता है वो सिर्फ और सिर्फ पैकिंग इन 1D और पैकिंग इन 2D जो है उसमें से ही आ सकता है।
तो बच्चों जैसा आपने देखा कि आपके पास में अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो होते हैं n, और ये जो n है वही क्या है, वही एक्चुअल है नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स या स्फीयर्स। तो जैसा कि पीसीसी में पार्टिकल होते हैं टोटल 1, बीसीसी में 2, सीसीपी या एफसीसी में होते हैं 4, और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसमें कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। तो यही आपके पास में हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यही आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पर अगर आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कैलकुलेट करना है तो इनका क्या कर दीजिए, जस्ट डबल कर दीजिए। तो इस हिसाब से एक पीसीसी, एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाएंगे। बीसीसी में 4, सीसीपी या एफसीसी में टोटल 8, और एचसीपी के अंदर पाए जाएंगे 12। कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चों, आप नोट्स और आपका लाइव लेक्चर या वीडियो जो है उसके थ्रू जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1D 2D बहुत आसान है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन, नंबर पूछा जा सकता है, डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है। और 3D में आपसे वो कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला, ठीक है। 3D में क्वेश्चन जो आएगा उसे हम लोग डीपीपी के फॉर्म में हम लोग बच्चों सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए डीपीपी को सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपने डीपीपी के पहले क्वेश्चन के अंदर देखा, जो आपसे कह रहा था कि भाई आपका जो फेरिक ऑक्साइड है वो क्रिस्टलाइज होकर के HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर जो फेरिक के आयंस हैं, Fe जो है, आयरन जो है, वो कहां पर पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फेरिक आयंस का नंबर क्या है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने भी हैं उनमें से 2/3 कितने होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितने आपके पास में HCP के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। टोटल पार्टिकल HCP में होते हैं भाई 6, तो आपके फेरिक आयंस के टोटल कितने हो जाएंगे, 2/3 ऑफ 6। तो 2/3 ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया, 4। तो Fe तो क्लियर कट अपने पास में आंसर क्या आ गया बच्चों, 4। अगर ऑक्साइड आयन की हम लोग बात करें तो ऑक्साइड आयन के लिए हमें कह रहा है कि अगर ऑक्साइड आयंस जो हैं वो बाकी के सारे लैटिस पॉइंट को कवर कर रहे हैं, भाई आपका फेरिक आयन तो वॉइड पर है, और बाकी जो लैटिस पॉइंट है HCP में जहां जहां पर जो भी पॉइंट पार्टिकल है वो किसका पार्टिकल है, ऑक्साइड का। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल HCP में 6 आते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे पार्टिकल्स HCP में सिर्फ ऑक्साइड आयन कैरी कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल हो जाएंगे 6, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 ही रहेंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेरिक आयन जो है वो हो जाएगा 2/3 ऑफ 6 मतलब 4। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो होगा Fe3O6। अब बच्चों 4 और 6 में भी अगर कोई कॉमन न्यूमरल हो तो उसे आप निकाल दीजिए, यहां पर कॉमन 2 आ जाएगा, और आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, Fe2O3। तो आपका ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर बन जाएगा Fe2O3। ये अपनी डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों अपनी डीपीपी का ये सेकंड क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N. The element N forms CCP and capital M. M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of compound? तो आपका एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है M और N, जिसमें N CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के सारे लैटिस पॉइंट को कवर कर लेता है, जबकि कैपिटल M जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके 1/3 पर ही प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो डीपीपी के बच्चों सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई आपका कंपाउंड 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है, एक है एलिमेंट N और एक है आपका एलिमेंट M। एलिमेंट N के जितने भी एटम्स हैं वो बच्चों CCP के लैटिस पॉइंट्स पर प्रेजेंट हैं,
और एलिमेंट N के जो एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 जो है उसे ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर N के लिए कैलकुलेशन अगर करें बच्चों, तो आप देखेंगे कि भाई सीसीपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं भाई, सीसीपी में टोटल आते हैं आपके 4। तो N के तो सीधे सीधे एटम्स आपके कितने हो गए बच्चों, 4 एटम्स सीधे सीधे आपके N के हो गए। जिसे आप लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी इक्वल टू 4। इसको आप लोग सबसे पहले लिखेंगे number of atoms in CCP equal to 4. Then according to the question, number of N atoms, according to question, number of N atoms equal to, ये तो आपके हो गए बच्चों 4। अगर आपको कैलकुलेट करने हैं M के एटम्स, तो बच्चों सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैलकुलेट करेंगे। और जैसा आपको पता है कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो क्या होंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं पार्टिकल्स हैं उनका जस्ट डबल। तो सीसीपी में क्योंकि पार्टिकल 4 थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 8। तो आप यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स in CCP equal to 8, then according to question, number of M atoms, M के बच्चों कितने एटम्स हो जाएंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब 8/3। अब आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो तो बन जाएगा N4 M8/3। आपको फॉर्मूला में आंसर हमेशा होल नंबर में आपको बच्चों रखना है। तो अब होल नंबर में रखने के लिए आप चाहते हैं कि नीचे जो 3 है वो क्या हो जाए, वो हट जाए। 3 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर इन सभी को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 3 से। और अगर आपने 3 से यहां पर वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों 4 3 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये आपका रह जाएगा कितना 8। अब 12 और 8 के अंदर भी आप देखेंगे कॉमन न्यूमरल क्या है, कॉमन न्यूमरल अगर आप निकाले तो वो 4 हो सकता है। 4 से अगर आपने दोनों को डिवाइड किया तो n तो आपके पास में कितने रह जाएंगे बच्चों 3 और m कितने आ जाएंगे आपके पास में 2। तो आपके पास में डीपीपी के सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला निकल करके आएगा मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा आपका N3M2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डीपीपी के। तो बच्चों ये रहा अपनी डीपीपी का थर्ड क्वेश्चन जो कहता है अ क्रिस्टल लैटिस is made up of 3 elements A, B and C. Element A is present at 60% of faces। देखो क्वेश्चन में faces की स्पेलिंग गलत है, FACES होगी faces। Element B is present at 1/3 of tetrahedral voids and element C is present at 50% of octahedral voids. What is the formula of crystal lattice? तो 3 एलिमेंट का बना हुआ कंपाउंड है A, B और C। A एलिमेंट के एटम 60% ऑफ फेसेस पर हैं, टोटल फेस जितनी भी होती है 6 होती हैं उनमें से भी उनका 60% पर है। B के जो हैं वो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके 1/3 पर प्रेजेंट हैं और C के जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 50% पर ही प्रेजेंट हैं। तो बच्चों फॉर्मूला को डिराइव कीजिए। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है डीपीपी का, आपने देखा आपसे कह रहा है कि आपका एक कंपाउंड 3 एलिमेंट एबीसी का बना है। एलिमेंट ए के एटम 60% ऑफ फेसेस पर हैं, तो यहां से हमें पता लगा कि ये क्या है, ये एक सीसीपी या फिर क्या है, एक एफसीसी है।
बी के एटम 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर हैं, सी के जो एटम्स हैं वो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर हैं। तो क्वेश्चन को करने का तरीका, हमने टेबुलर फॉर्म लिया है, हमने टेबल बना ली है। अगर आपको ए के एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है 6, और शेयरिंग हर एक स्फीयर की हर फेस पर कितनी होती है, शेयरिंग एट ईच फेस होती है बच्चों 1/2, ये हमें पता है। पर ये शेयरिंग वाला बाद में लिखेंगे, पहले 60% ऑफ फेसेस का मतलब 60% ऑफ फेसेस इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 60/100, जिसमें आप ये कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे भी कट करके 3 और ये क्या हो जाएगा 5। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका हो जाएगा 18, तो ये आपका हो गया 18/5। अब आप लिख सकते हैं कि जो शेयरिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, शेयरिंग होती है बच्चों 1/2। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ए के एटम्स कितने हो जाएंगे, 18/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब 9/5। तो अपने पास में ए के एटम आ गए 9/5। अगर हम लोग बी के लिए इसी चीज को कैलकुलेट करें बच्चों, तो बी से पहले अपन एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा आसान है। भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर अपन बात करें तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी या सीसीपी कितने आएंगे भाई, कितने आएंगे आपके पास में 4। पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में 50% ऑफ octahedral void equal to 4 मल्टीप्लाई बाय 50/100। तो ये वैल्यू बच्चों सॉल्व होने के बाद आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। इसका मतलब जो आपके पास में C है उसके टोटल एटम्स कितने होंगे, आपके पास में 2। अगर B के एटम्स की हम लोग कैलकुलेशन करें तो भाई ये हमसे कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 है, तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4 के डबल मतलब 8। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मतलब 8/3। तो बच्चों बी जो है हमारे पास में वो कितना आया, वो आ गया है 8/3। अब ये तीनों के तीनों को हमें होल नंबर में लाना है, तो आपको क्या करना है, आप यहां पर इन सभी का एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकालने के बाद में उस वैल्यू से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर बच्चों हम लोग 5, 3 और 1 इनका एलसीएम निकालें तो ये एलसीएम जो है अपने पास में क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा अपने पास में 15। एलसीएम आ गया कितना 15। तो अगर इसके लिए ए के लिए अगर आप सॉल्व करें 15 से आप क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ए रह जाएगा आपका कितना 9 मल्टीप्लाई बाय 3, बी जो है वो रह जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और सी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15। सॉल्व करने पर ए तो आ गया कितना आपका 27, बी आ गया बच्चों आपका कितना 40 और सी आ गया आपका कितना 30। देखिए क्या इनमें कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉमन हो, देखिए तीनों में कॉमन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ए और सी में कॉमन हो, तीनों में ही कॉमन होनी चाहिए और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। तो इस वजह से ये ही आपके पास में क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपकी डीपीपी का 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये बच्चों डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोटेशियम क्लोरेट on thermal decomposition
form oxygen if potassium is present at octahedral void and chloride ion is present at 50% of tetrahedral void while oxygen is present at faces, full stop. By balanced equation, इसको करेक्ट करके हमें लिखना पड़ेगा राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पोटेशियम क्लोरेट थर्मल डिकम्पोजिशन पर ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन जिसका फॉर्मूला O2 होगा। अगर इस कंपाउंड में पोटेशियम जो है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके सिर्फ 50% पर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का एटम जो है, ऑक्सीजन का एटम, ध्यान रहे ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑक्सीजन अलग हो चुका है, ठीक है, ऑक्सीजन O2 अलग हो चुका है और KCl अलग रह गया है, तो K और Cl के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब O2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ऑक्सीजन जो है वो फेसेस जो है, फेसेस पर प्रेजेंट है। तो जो भी आपकी रिएक्शन बनेगी उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखिए। ये क्वेश्चन बच्चों CBSE वालों के लिए है, RBSE वालों के लिए नहीं है। तो बच्चों अगर DPP के क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करें तो जैसा आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पोटेशियम क्लोरेट, जो कि पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन इन तीनों से बना है, जिसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो आपका पोटेशियम है वो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट है, क्लोराइड जो है वो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है, और जो ऑक्सीजन एटम है वो आपका फेसेस पर प्रेजेंट है। तो आपको इसके डीकंपोजिशन की क्या लिखनी है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ CBSE वालों के लिए है, RBSE वालों के लिए नहीं है। इस क्वेश्चन में भले आपको दे रखा हो कि ऑक्सीजन एटम्स फेस पर प्रेजेंट हैं, पर आपको इस क्वेश्चन में यहां इसे FCC नहीं मानना है, क्योंकि KCl पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपका एक नॉर्मल सिंपल क्यूबिक सेल शो करता है। उस सेल के अलावा फेस पर ऑक्सीजन किसी वजह से आ गया है। तो ध्यान रहे आपको इस क्वेश्चन में, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं ये CBSE के लिए है, आपको इसमें पोटेशियम और क्लोरीन जो है उन्हें तो PCC प्रिमिटिव क्यूबिक सेल की तरह सॉल्व करना है, और जो आपके पास में ऑक्सीजन है उसे फेसेस की वजह से सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आपका पोटेशियम है, तो अगर भाई PCC है प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, तो एक यूनिट सेल में पार्टिकल का नंबर 1 हुआ, और उतने ही आपके पास में क्या हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं उतने ही क्या हो गए, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स। तो पोटेशियम जो है उसके लिए एटम का नंबर हो गया 1, और जैसा हमें पता है कि भाई अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को तुमने 1 माना तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, टोटल 2, डबल हो जाएंगे। और क्लोराइड आयन इन दो में से भी 2 के 50% पर ही 50% पर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 50/100 into 2 मतलब 1। तो आपके पास में क्लोरीन जो है उसके भी एटम कितने हो गए, 1। अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए इसी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि फेसेस पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गए आपके पास में 6। हमें पता है हर एक फेस पर जो पार्टिकल की स्फीयर की शेयरिंग है वो कितनी होती है, 1/2। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि कहां पर प्रेजेंट है, फेसेस पर प्रेजेंट है, वो हो जाएंगे 1/2 into 6 मतलब कि 3। तो आपका बच्चों जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। अब आपको इसके थर्मल डीकंपोजिशन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और जैसा आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि ये डिसोसिएट होकर के डीकंपोज होके ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये ऑक्सीजन अगर दे रहा है तो बचा क्या, बचा सीधी सी बात है KCl,
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी 2KClO3 गिव्स, इस एरो के ऊपर आप लोग बच्चों हीट लिख सकते हैं क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन कह रहा है, तो गिव्स 2KCl प्लस 3O2। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए है, आरबीएसई वालों के लिए नहीं। ठीक है, तो आपका बच्चों ये जो डीपीपी है अपनी जुड़ी हुई 3D क्लोज पैकिंग से, ये डीपीपी अपनी यहीं पर खत्म होती है। अभी हम लोग डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल जो है उसकी बात करेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल। तो बच्चों नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल। हमारी केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, मनोज इक्वल टू विनोद। मनोज और विनोद में कोई अंतर नहीं है, मनोज और विनोद बराबर हैं, जिसमें मनोज का कैपिटल एम, विनोद का कैपिटल वी और डी। यहां से फॉर्मूला बना m इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डी, जहां m है बच्चों आपका मास, v है आपका वॉल्यूम और d है आपकी डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बच्चों आप डेंसिटी एक यूनिट सेल, जो कि अपने सिलेबस में कौन सा यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसकी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ टोटल स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल स्फीयर्स पार्टिकल्स का बना है, तो आपका जो मास आएगा वो भी किसका आएगा, आपके स्फीयर्स, आपके टोटल पार्टिकल्स का आएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मास जिसकी यूनिट होती है बच्चों, मोल मास की बात कर रहा हूं, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो टोटल स्फीयर्स की वजह से अब सर इसका मतलब ये हुआ कि सीसीपी मतलब एफसीसी, बीसीसी और पीसीसी में तो सर नंबर ऑफ स्फीयर्स अलग अलग है, तो इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इस वजह से आपको यहां ऊपर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जेड। जेड क्या था आपका, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जो कि एफसीसी के लिए आया था 4, बीसीसी के लिए 2 और पीसीसी के लिए 1 आया था। तो Z मल्टीप्लाई बाय M, M ध्यान रखिएगा बच्चों, M है आपका मोलर मास। आपको याद होने चाहिए बच्चों मोलर मासेस। ठीक है, ये है आपका मोलर मास, जिसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है। पर अगर आप इसे ग्राम बनाना चाहते हैं तो बच्चों पर मोल मतलब मोल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और मोल का मतलब, एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और ये ए क्यूब क्या है, ये है बच्चों आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का टोटल वॉल्यूम। तो आपके पास में डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा क्यूब की डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू जेड, जेड क्या है भाई, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मल्टीप्लाई बाय एम, एम है मोलर मास, जिस भी एटम का आपका क्यूब बना हुआ है, हो सकता है सोडियम का हो, मैग्नीशियम का हो, आयरन का हो, तो उसके एक एटम का मास अपॉन डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए क्यूब है आपका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों ये जो ए है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए या क्वेश्चन में आपको ना दिया जाए। क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ द एटम भी दिया जा सकता है, और आपको अगर ये पता लग गया है कि कौन सा ये क्यूबिक यूनिट सेल है और आपको रेडियस क्वेश्चन में दे दिया, तो आप बड़ी आसानी से ए और आर, अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशंस ध्यान में आ रहे हो, तो वहां हम लोगों ने यही काम तो किया था, रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ, इन दोनों के ही बीच में हम लोगों ने रिलेशन जो था वो सेटअप किया था। तो उन रिलेशन से हम लोग बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं उसके लिए हमारे पास में क्या होती है करने के लिए, डीपीपी, आपकी डेली प्रैक्टिस पेपर। तो चलिए बच्चों उस डीपीपी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अपनी डेंसिटी इन सॉलिड्स की जो डीपीपी है उसका पहला क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस,
if the age length of the coil is 4.07 into 10 raised to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको एज लेंथ दे दी गई है जिसकी यूनिट सेंटीमीटर में है, डेंसिटी दे दी गई है जिसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां पर एज लेंथ और डेंसिटी की यूनिट सेम है बच्चों, तो चेंज आपको नहीं करना है, तो आपको एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल या ऑफ सॉलिड क्रिस्टल से जुड़ी हुई डीपीपी का पहला क्वेश्चन आपने देखा, उसके सॉल्यूशन को हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं, पर जो भी हेल्पफुल चीजें जो अपनी मदद कर सकती हैं वो हमने यहाँ पर पहले से लिख ली, जैसे कि इनके लिए z की वैल्यू, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन, डेंसिटी का फॉर्मूला, और बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जंस। ध्यान रहे आपके पास में एज लेंथ या रेडियस जिनकी ऐसा ही यूनिट मीटर है, पर क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो आपको बहुत रेयरली क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मीटर में दी जाएगी। आपको क्वेश्चन में वैल्यू इनमें से कोई दी जाएगी जिसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर या सेंटीमीटर में से। और बच्चों ये मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है किसमें, ये आपको बताएगी आपकी डेंसिटी की यूनिट। डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो बच्चों आपको एज लेंथ या रेडियस को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, पर अगर ये वैल्यू आपकी केजी पर लीटर या पर मीटर क्यूब में हो जाती है तो आप इसे मीटर में ही पुट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे डीपीपी का कह रहा है, आपने देखा कि सिल्वर जो है वो एफसीसी बना रहा है। बच्चों आपको केमिस्ट्री में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी करना है। इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए क्वेश्चन में जो दे रखा है, फिर जो पूछा जा रहा है, और फिर जो आप फॉर्मूला यूज में लेने वाले हैं वो आप लिखिए। तो हमसे कह रहा है कि भाई एफसीसी है, तो हमने पता कर लिया भाई z की वैल्यू होगी 4, और एवोगैड्रो नंबर तो दुनिया जानती ही है। इसके अलावा हमसे कह रहा है कि एज लेंथ जो है उसकी 4.07 into 10 raised to the power minus 8 सेंटीमीटर है, और डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ही आप देखेंगे सेंटीमीटर में है, तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन में कोई यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आप डेंसिटी का ये यूज में ले रहे हैं, पर आप निकालना डेंसिटी नहीं, आप मोलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों आपको फॉर्मूला डेंसिटी का नहीं मोलर मास का लिखना है, तो आपको इस फॉर्मूला से मोलर मास का फॉर्मूला बना करके दिखा देना है, और फिर जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन का काम पूरी तरीके से आपका है। पर यहां वो मुझसे कह रहा है कि सिल्वर है, सिल्वर का मोलर मास बच्चों 107 पॉइंट समथिंग में आता है, तो ये मुझे अगर पता है तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो फाइनल आंसर पता है ना कि ये आना चाहिए। फिर भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा वैल्यूज को पुट करने के बाद, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 107 ग्राम पर मोल में ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपको गिवन लिखना है, क्या पता करना है, फाइंड करना है वो लिखना है। इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हैं, और उस फॉर्मूला से आपने कौन कौन से फॉर्मूले बनाए वो सभी आप लोगों को बच्चों मेंशन करने हैं। तो ये देखा आपने आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। डीपीपी का सेकंड क्वेश्चन है, नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर with density of 8.55 gram per centimeter cube, full stop, calculate atomic radius of niobium if its atomic mass is 93 units। तो आपको बता दिया कि भाई बीसीसी है, आपको डेंसिटी दे दी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको नायोबियम का एटॉमिक मास भी पता लग गया है, तो आपको बच्चों कैलकुलेट करना है रेडियस। याद रहे रेडियस आप निकालेंगे जब आपको पता लग जाएगा एज लेंथ। एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो फॉर्मूला आता है
बीसीसी के केस में उस फॉर्मूला से आप निकालेंगे रेडियस, पर पहले आपको चाहो या ना चाहो आपको एज लेंथ ए जो है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बच्चों करेंगे अपने आप डीपीपी की क्वेश्चन नंबर 3, वैसे आपके नोट्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो यहां भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल with age length 3.61 into 10 raised to the power minus 8 centimeter in a separate experiment. Copper is determined to have density of 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. तो क्वेश्चन में सब कुछ चीजें दे रखी हैं बच्चों, सिर्फ आपसे मास जो है वो पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। तो बच्चों डीपीपी के क्वेश्चन सेकंड में आपने देखा हमसे कह रहा है कि भाई नायोबियम जो है वो बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, जिसकी डेंसिटी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मास उसका 93 यूनिट्स है और एवोगैड्रो नंबर ये तो हमें पता ही है। तो बच्चों ये हमें हो गया गिवन क्या क्या दे रखा है। फाइंड हमसे क्या क्या पूछा है भाई, एक तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें एज लेंथ और आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों रेडियस। ठीक है, आपके पास में जब एज लेंथ आ जाएगा तो a इक्वल टू 4/√3r, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे r को भी। पहले हम लोग a की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों आपकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, आपका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर के अंदर आएगा। तो अगर आप a क्यूब का फॉर्मूला यहां से डिराइव कर लें तो वैल्यूज को पुट करने पर आगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में a क्यूब इक्वल टू 3.613 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 सेंटीमीटर में आ जाएगा। और जब आप यहां से पावर 3 क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा। अब बच्चों क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए अगर आपको 10 की पावर का क्यूब रूट निकालना है तो 10 की पावर ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। भाई हमारे पास में यहाँ 10 की पावर -23 है, तो या तो आप इसे 10 की पावर -21 बनाइए, -21 अगर आप बनाते हो तो ये बन जाएगा 0.03613, या फिर आप इसे -24 बनाओ, -24 बनाते हो तो ये बन जाएगा 36.13 इंटू 10 की पावर -24। क्यूब रूट इसका निकालने के लिए ये जो वैल्यू आई है 10 की पावर में, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये -24 3 से डिवाइड होके रह गया आपका कितना, 10 की पावर -8, और ये रह गया आपका क्यूब रूट ऑफ 36.13। अगर आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आप लॉग और एंटी लॉग का सहारा ले सकते हैं जैसा आपको नोट्स में आपके दिख जाएगा। मैंने डायरेक्ट अपना आंसर लिखा है सॉल्व करके, एज लेंथ निकाली है 3.303 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू याद रहे सेंटीमीटर में ही रखनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए एज लेंथ की वैल्यू पुट करके मुझे किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, आर रेडियस की वैल्यू निकाल लेनी है। और बच्चों रेडियस के इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे तो लास्ट में पीकोमीटर में आंसर आपके बुक में जो है वो आंसर पीकोमीटर के अंदर है। पीकोमीटर में आंसर लाने के लिए आप चाहें वैसे आप सेंटीमीटर में भी ला सकते हैं, बाकी पीकोमीटर में लाने के लिए 10 की पावर -8 जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस 3.303 को बना सकते हैं 330.3 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा आपका पीकोमीटर के बराबर 330.3। अगर आप पीकोमीटर में निकालना चाहते हैं तो, वरना सेंटीमीटर में भी निकालिए, कोई गलत नहीं होगा। और आपका रेडियस लास्ट में बच्चों सेंटीमीटर के अंदर आना चाहिए 143 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अगर आप पिकोमीटर में निकाल रहे हैं तो 143 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आना चाहिए। बच्चों डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एलिमेंट विद मोलर मास
2.7 into 10 raised to the power -2 kg per mole, kilogram per mole, forms a cubic unit cell with age length 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube, then what is the nature of unit cell? बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मोलर मास की यूनिट केजी पर मोल में है और डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब में है, एज लेंथ पिकोमीटर में है, तो नेचर आपसे पूछा गया है यूनिट सेल का। तो बच्चों डीपीपी के दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। क्वेश्चन थर्ड जो है वो आपको खुद सॉल्व करना है, कोई उसके अंदर आपको परेशानी नहीं आएगी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे कि हमने बात की, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेंसिटी दे रखी है 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों आपको डेंसिटी की यूनिट देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मास की यूनिट देखो 2.7 इंटू 10 की पावर -2 केजी पर मोल, ये भी केजी में है और ये भी केजी में। तो बच्चों आप इन्हें चेंज मत करो। एज लेंथ जो पिकोमीटर में है, अब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बिल्कुल आपको इस बार सेंटीमीटर में रखना है कि मीटर में, आपको इस बार रखना है बच्चों मीटर के अंदर। एवोगैड्रो नंबर तो हमें पता ही है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई नेचर ऑफ द यूनिट सेल क्या है। नेचर का मतलब आपसे पूछ रहा है कि भाई पीसीसी है, बीसीसी है या फिर एफसीसी है। तो वो आपको कौन बताता है? फॉर्मूला में बताता है जेड। तो फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना चाहिए वो हम लोगों ने बच्चों बना लिया, z इक्वल टू टी इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर अपॉन मोलर मास। सभी वैल्यूज को यहां पर पुट किया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे 10 की पावर -12 का क्यूब कैसे करते हैं। इस वैल्यू को आप 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये कर आके यहां से तो सीधा सीधा आपका 2.7 कैंसिल आउट हो गया। बाकी बच्चों सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। z की वैल्यू जो है वो आएगी 3.998। अब भाई 3.998 ऐसी तो z की वैल्यू हमने देखी नहीं, पर अगर इसे राउंड ऑफ कर दिया जाए तो राउंडिंग ऑफ में ये आपका 3.998 जो है क्या बन जाएगा, ये बच्चों आपका बन जाएगा 4। तो इसका मतलब जो नेचर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका एफसीसी। तो डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों वो आपको खुद सॉल्व करना है, और डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपको बच्चों खुद ही सॉल्व करना है। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको खुद ही सॉल्व करना है बच्चों। अगर नहीं आता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वरना नोट्स जो हैं उनकी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन जब आप डीपीपी के देखेंगे नोट्स में आपको बच्चों डीपीपी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग इस डीपीपी के क्वेश्चन देख लेना। उसमें आपको जो पूछा जाएगा वो एक तो मोलर मास पूछा जाएगा और आपसे ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, कि आपके 208 ग्राम कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर आपने एक एटम का मोलर मास निकाल लिया है बच्चों तो बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है। मतलब एक मोल का मास आपके सामने आ जाएगा। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मास आपके पास में आएगा। तो अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मास जो आप कैलकुलेट करेंगे उतना होगा, तो 208 ग्राम का मतलब कितने आपके एटम्स रहे होंगे। सीधा सीधा यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। नोट्स की हेल्प ले सकते हो, अगर फिर भी ना आए तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा और नोट्स आपको आपके कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपनी डीपीपी का, उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों ये आपकी डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद ट्राई करना है।
आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके नोट्स में, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं, आप देख भी सकते हैं। एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर with a cell age of 288 picometer. The density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? इसका बच्चों मोलर मास आप लोग निकालिए और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको इसके सॉल्यूशन में मैं देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी का जो आपसे कहता है if the radius of octahedral void is small r and the radius of atom in close packing is capital R, then derive the relation between small r and capital R. अगर बच्चों किसी पैक्ड स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस स्मॉल r है और स्फीयर या एटम का रेडियस कैपिटल R है, तो स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में आपको रिलेशन सेट अप करना है। यह है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डीपीपी का वो आपको खुद सॉल्व करना है, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड CuCl जिसका फॉर्मूला मास मोलर मास को ही बोलते हैं, दे दिया है 99 ग्राम पर मोल, हैज FCC स्ट्रक्चर लाइक ZnS, जैसे ZnS का FCC स्ट्रक्चर होता है वैसे ही CuCl का भी FCC स्ट्रक्चर है। This density, the density of crystal lattice is 3.4 gram per centimeter cube. Then what is the length of the age of unit cell? तो आपको एज जो है वो पता करना है, सारी चीजें आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, डीपीपी का इस क्वेश्चन को भी आप लोग बच्चों घर पे ट्राई करेंगे। तो बच्चों डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपने देखा, आपसे कह रहा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो वॉइड का मतलब पार्टिकल्स के बीच में होगा जरूर, उसका रेडियस स्मॉल r है और स्फीयर्स जिनका रेडियस कैपिटल R है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा। इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या लिया है, एक डायग्राम बनाया जिसमें ये 4 स्फीयर्स हमने बनाए हैं। 4 स्फीयर जो हैं, चारों का रेडियस कैपिटल R है और इनके बीच में जो वॉइड आपने बनाया है बच्चों उसका रेडियस है स्मॉल r। तो अगर हम लोग इन सबके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें तो ट्राइंगल ABC को अगर आप देखें जिसमें एंगल B पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि AB 2R है और BC भी क्या है आपका 2R। तो यहां अगर हम लोग वैल्यूज को पुट कर दें तो AC इक्वल टू √8R स्क्वायर हो जाएगा, मतलब AC इक्वल टू 2√2R अपने पास में रिलेशन आ जाएगा। अब इसके अलावा बच्चों AC जो है वो डायग्राम से क्लियरली हमें दिख रहा है किसके इक्वल आ रहा है भाई, कैपिटल R प्लस कैपिटल R कितना हो गया 2 कैपिटल R और प्लस 2R 2 स्मॉल r, तो 2R 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इक्वल टू 2√2R, ये रिलेशन आया। यहां आप देखें 2 कॉमन है तो 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, R प्लस R इक्वल टू √2R आया, जिसमें बच्चों इस R को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो √2R माइनस R, दोनों में कॉमन अगर मैंने R निकाल दिया तो अंदर क्या बचा √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू पुट कर दी 1.4141 और इसमें से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों फाइनली मेरे पास रिलेशन आ गया R स्मॉल r इक्वल टू 0.4141 कैपिटल R। तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया जो है तो न्यूमेरिकल नहीं, एक सिंपली डिराइव्ड क्वेश्चन, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना लगेगा ही लगेगा 3D पैकिंग का। इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने 3D क्लोज पैकिंग की डीपीपी के अंदर डाला है। तो बच्चों ये था आपका डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों आपको खुद करना है, सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 5
और एक क्वेश्चन नंबर 3। आपके डीपीपी के ये 3 क्वेश्चन जो है आपको खुद सॉल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वरना आपके पास में जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नोट्स डाले गए हैं आप उन नोट्स में से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है अपना आधा हो गया है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन जितना भी आना था वो आ गया है। अब आगे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बस एक छोटे से टॉपिक में एक न्यूमेरिकल आएगा, उसको हम लोग बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपसे बच्चों मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपने डीपीपी को सॉल्व करके रखिएगा। और मैं पूछना भूल गया आज की क्लास में कि कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। चलिए बच्चों, अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई का भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू।